गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? प्रासाद तथा शासक। इससे पहले कौन सा पढ़ा था? प्राचीन सत्ता। हाँ, देखिए हम हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार इस सभ्यता की जो प्रमुख नगर है वो कैसे थे, और अंतिम जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बाढ़। बाढ़ हमने पढ़ लिए, बाढ़ के बारे में देख लिया कि जो बाढ़ थे वो किस प्रकार के थे। बाढ़ किस प्रकार के थे, उसके बाद में बाढ़ों के बारे में जानने का प्रयास किया कि कौन कौन सी संख्या में बाढ़ हुआ करते थे, और दो मापदंड यानी कि मानदंड दो होते थे बाढ़ के, एक तो निचला और एक ऊपरी। जो निचला मानदंड होता था वो तो क्या होता था, द्विआधारी, और जो ऊपरी जो मानदंड होता था वो होता था दशमलव पर आधारित। ठीक है, और बाटों का जो जोड़ था वो आपको मैंने बता दिया था कि इस प्रकार से बाट बने हुए थे कि किसी भी संख्या का वजन अगर तोलना है तो वो आसानी से उसको तोल लेते थे। जैसे एक हो गया, 1 2 4 8 16 32 12,800 तक का, यहां तक का वो बाट का बना था। और जो 16 अपवर्तकों यानी जो तोल होता था, नाप होता था, वो 16 अपवर्तकों के हिसाब से चलता था। और अपवर्त 16 अपवर्त का मैंने आपको बता दिया कि 1 रुपया है उसमें 16 आने होते हैं, तो उसका डिवाइड कर दो, 8 आने 4 आने, तो वो डिवाइड करके ऐसा हमने देख लिया। उसके बाद में देखा हमने प्राचीन सत्ता। एक बार बेटा चालू रखना, इससे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्राचीन सत्ता यानी कि प्राचीन सत्ता के बारे में हम देख रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाया गया कि जो वहां की प्राचीन सत्ता है वो कैसी होगी। तो पहला मैंने आपको बता दिया था कि जो हड़प्पा कालीन जो समाज था उसमें जटिल और कठिन फैसले, यानी कि पहला मैंने बताया कठिन व जटिल, यानी कि कठिन और जो जटिल फैसले थे वो लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में अंदाजा लगाया गया तो उसमें कहा गया कि जो पुरा वस्तुएं जो प्राप्त हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता में या सिंधु कालीन सभ्यता में, उन सभी में एक रूपता देखने को मिली। अब एक रूपता देखने को मिली तो थोड़ा कंफ्यूजन ये हुआ कि बहुत से विद्वान ये कहने लग गए कि जो ये सभ्यता थी पूरी हड़प्पा कालीन या जो सिंधु सभ्यता जो थी उसका एक ही राजा था, और कुछ विद्वान ऐसा कह रहे थे कि एक राजा नहीं था, अलग अलग राजा था, कि हड़प्पा का अलग राजा था, मोहनजोदड़ो का अलग राजा था, या अलग अलग जितने भी केंद्र थे उन सभी केंद्रों पे क्या थे, अलग अलग राजा शासन करते थे। ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लग गई। लेकिन कुछ तर्क ऐसे मिले कि उन तर्कों से पता लग गया कि अगर अलग अलग राजा है तो अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट करेगा, अलग अलग चीजों को अपनाएगा। उन्होंने क्या किया, चेंजेस नहीं किया। एक प्रकार की ईंटें मिली है, एक ही प्रकार के जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन वो मिले हैं, एक ही सेम प्रकार की मोहरें मिली है हर जगह। तो इससे पता लगता है कि एक ही राजा था जिसने हर जगह एक जैसा मापदंड तय कर दिया, चाहे बांट हो,
चाहे मोहरे हो, चाहे मृदबाण जो भी मिले हैं सभ्यता के हिसाब से, उन सभी में समरूपता देखने को मिली है। और समरूपता से तात्पर्य यही है कि एक राजा होगा तो ही वो समान चीजों को करता होगा। प्लस श्रम संगठन के बारे में देख लिया कि श्रम संगठन करना, अब श्रम संगठन कब करेंगे उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि सार्वजनिक रूप से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और आपका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है तो आप उसमें करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। कहते भाई मेरे को काम है, मैं बिजी हूं, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं है। लेकिन अगर एक राजा होता है या आपका नेतृत्व करने वाला अगर कोई होता है और वो आपको अगर निर्देशित करता है तो आप सब मिलकर उसको कार्य करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन जो सभ्यता थी उसमें शासक हुआ करते थे। ठीक है, अगला आ गया प्रासाद और शासक। अगला जो टॉपिक है वो है आपके प्रासाद तथा शासक। अब ये कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा यहां पर कि क्या राजा था या क्या शासक था, और अगर शासक था तो वो क्या एक शासक था कि पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता उसका एक ही शासक था, या फिर अलग अलग शासक थे, जहां जहां बस्तियां थी, जहां जहां नगर मिले हैं वहां पर क्या अलग अलग शासक थे, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक आप यहां पे है प्रासाद। प्रासाद का मतलब क्या होता है बेटा? महल। महल। प्रासाद का मतलब होता है महल। जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई की गई, यानी मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई, तो यहां पर एक विशाल भवन मिला है। यानी मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो यहां पर एक विशाल भवन मिला है, बहुत बड़ा मकान, भवन, महल टाइप में, जिसको किसका नाम दिया गया? प्रासाद। ये माना गया पुरातत्वविदों के द्वारा कि ये जो विशाल भवन है वो क्या है, उस समय का क्या रहा होगा? महल रहा होगा। तो इस विशाल प्रासाद जो भवन मिला है इसको किसका नाम दिया गया? प्रासाद। यानी पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में जो खुदाई के दौरान विशाल भवन मिला है उसको किसका नाम दिया? महल का। यानी कि वो ये मान रहे थे कि ये राजा का महल है और इसमें राजा शासन करता होगा या राजा इसमें रहता होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो एक बार तो कह दिया महल है, लेकिन एक चीज की आशंका और दिखा दी, इसके कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। अब देखिए आप, यानी कि पुरातत्वविदों ने जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक विशाल भवन मिला और उस विशाल भवन को ये मान लिया गया कि ये उस समय का महल रहा होगा, तो उसको प्रासाद का नाम दे दिया। लेकिन जब इसके अंदर खोजा गया तो देखा गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। और आप देख लीजिए राजमहल में आप जाइए, कोई भी महल है राजा का, वो किस तरह से सजा रहता है। आपने देखा होगा समाचारों में, न्यूज में या मूवीज में कि एक महल को जब बताते हैं तो महल में कितने विशाल विशाल आकार की मूर्तियां मिलती है, कई प्रकार के जो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके सभी के चित्र बने हुए रहते हैं बड़े बड़े। बड़ा सा सिंहासन होता है, गुम्बज टाइप में भी होता है कई जगह। तो इस प्रकार की कोई भी चीज वहां पर नहीं मिली है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वहां पर राजा हुआ करता था और जो राजा होता था वो महलों में निवास करता था। यहां तक कंप्लीट? ठीक है, और एक पत्थर की मूर्ति मिली है। यहां पर एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यानी कि यहां पर एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली है जिसको क्या संज्ञा दी गई है? पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। और ये पुरोहित राजा जो है
वो आज भी नाम में प्रचलित है, यानी पुरोहित राजा का जो नाम है वो आज भी प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि जो पुरातत्वविद है वो मेसोपोटामिया के इतिहास तथा यानी कि मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें पुरोहित राजा का कहीं ना कहीं स्थान था। यानी मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें जो पुरोहित राजा होते थे वो उनसे ये लोग क्या थे? परिचित थे। यानी कि एक, अब देखिए समझ लीजिए आप इसको दोबारा से, एक पत्थर की मूर्ति मिली है और पुरातत्वविदों ने इसको नाम क्या दिया? पुरोहित राजा। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया जो है, इस मेसोपोटामिया की खुदाई में जब मिला तो यहां पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं जो किस नाम से जानी जाती थी मेसोपोटामिया में? पुरोहित राजा। तो हमारे जो पुरातत्वविद थे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो खुदाई कर रहे थे उन्होंने भी इस प्रकार की एक जो मूर्ति मिली पत्थर की उसको किसकी संज्ञा दे दी? पुरोहित राजा की। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, एक मूर्ति बनी हुई है, एक आदमी का चेहरा है, थोड़ा सा धड़ भी है, उसमें बता रखा है कि ये किसकी मूर्ति है? पुरोहित राजा की मूर्ति है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां तक देख लिया प्रसाद और शासक। अब शासक की बात करें। प्रासाद का मतलब तो हमने देख लिया कि एक विशाल भवन मिला है, उस विशाल भवन को देखते लगता है कि ये एक प्रकार का महल है, तो पुरातत्वविदों ने इसको किसकी संज्ञा दे दी? महल की। महल बता दिया उसको। उसके बाद में महल तो बता दिया, लेकिन जब खुदाई की गई तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भव्य चीज नहीं मिली, और जब भव्य चीज नहीं मिली तो उससे प्रमाण हो जाता है कि हो सकता है कि ये महल नहीं हो और किसी प्रकार का एक बड़ा भवन बना हुआ है। ठीक है, फिर एक मूर्ति मिली पत्थर की बनी हुई जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई। पुरोहित राजा की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि इसी प्रकार की जो मूर्तियां थी वो मेसोपोटामिया में भी मिली थी, जिससे प्रतीत होता है कि ये मूर्ति ऐसी दिख रही है पुरोहित राजा की, तो वहां पर भी ऐसी मूर्ति है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा हुआ करता था वैसे ही हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता में पुरोहित राजा हुआ करता होगा। अब सवाल यह आता है कि जो कुछ पुरातत्वविद हैं वो इस मत को नहीं मानते कि हड़प्पा समाज में शासक था। यानी कि कुछ पुरातत्वविद इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में कोई राजा रहा होगा। अब ये तर्क जिस टाइम हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे उसी वक्त पहले दिन मैंने आपको बता दिया था कि एक कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ऐसा है कि असमंजस है। बहुत से विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि हाँ भाई राजा होता था, क्योंकि राजा होने के प्रमाण क्या है? समरूपता, चाहे वो मृदभांड हो, मोहरे हो या ईंटें हो या बस्तियों की बसावट हो, ये सभी एक रूप एक जैसी दिख रही थी, जिससे ये कहने लगे पुरातत्वविद कि यार एक राजा होता था। राजा तो था, एक राजा था, लेकिन बहुत से पुरातत्वविद क्या कहते हैं कि हड़प्पा कालीन जो शासन होता था उसमें राजा नहीं था, यानी राजा नहीं था। और जो समाज में जो स्थिति थी वो क्या थी? सामान्य थी। अपराध नहीं था, सामाजिक स्थिति जो थी वो क्या थी? सामान्य थी। यानी राजा के शासन को स्वीकार नहीं कर रहे थे कुछ विद्वान, और ये कहते थे कि समाज की जो सामान्य जो स्थिति थी वो क्या थी? सामान्य थी। इसके बाद में बहुत से जो विद्वान है वो इसका तर्क दूसरा दे रहे हैं। जो दूसरे विद्वान है वो ये मानते थे कि यहाँ पर एक नहीं कई राजा थे। यानी कुछ विद्वान तो कह रहे थे कि हड़प्पा में शासक ही नहीं था, और कुछ विद्वान ऐसे कह रहे हैं कि हड़प्पा में शासक एक ही नहीं बहुत से शासक थे। जैसे हड़प्पा का अलग शासक था, मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, धोलावीरा का अलग राजा था। तो कहने का मतलब ये तर्क चल रहा था, एक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी राजा का शासन रहा होगा। जो पुरातत्वविद है वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते। कुछ तो कह रहे थे कि राजा होता है और कुछ ऐसे कह रहे थे कि राजा नहीं था। कोई कह रहा था एक ही राजा था और कोई कह रहे थे कि अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो का अलग राजा था और हड़प्पा का अलग अलग राजा था। और कुछ विद्वान इस प्रकार का तर्क दे रहे थे कि एक ही राजा था, एक ही राजा पूरी हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता का क्या था? एक ही राजा था। और जिसका प्रमाण क्या है
कि जितनी भी पूरा वस्तुएं मिली है उन चीजों में क्या है, समानता है। और समानता तभी होगी जब एक राजा होगा तो एक राजा एक ही प्रकार की मोहरें बनाएगा, एक ही राजा एक प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करेगा, एक ही राजा जो ईंटें बनी है समान रूप से, चाहे आप धोलावीरा की ईंटें देख लीजिए, सोरदगुई में ईंटें देख लीजिए, एक ही प्रकार की मापदंड से बनी हुई ईंटें हैं। तो कुछ विद्वान ये कह रहे थे कि राजा एक ही था, और इसका उदाहरण हम कह रहे हैं कि पूरे सिंधु कालीन जो सभ्यता का जो क्षेत्र है हड़प्पा कालीन, उसमें कई चीजें ऐसी है जिनमें समरूपता दिखाई देती है, एक रूपता। तो एक राजा था और उसने अपने शासनकाल में हर जगह इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया था। चाहे मोहरे बनाई तो एक जैसी मोहरे बनाई, ईंटें बनाई तो एक जैसी बनाई, और शिल्प उत्पादन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उन वस्तुओं के हिसाब से नदी घाटी के किनारे या नहरों के किनारे क्या है, बस्तियां बसा ली। तो उसके पीछे भी एक ही कारण था कि शिल्प उत्पादन करना है। तो कुछ विद्वान तो कह रहे थे कि राजा नहीं था, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि एक राजा नहीं, अलग अलग राजा थे, चाहे हड़प्पा में अलग राजा था और मोहनजोदड़ो में अलग राजा था। और कुछ विद्वान इस चीज का तर्क दे रहे थे कि पूरे हड़प्पा कालीन जो केंद्र थे उनका केवल एक ही राजा था, और उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है कि वस्तुओं में पाई जाने वाली समरूपता, यानी कि पुरातत्व विधि जो चीजें मिली है पूरा वस्तु में, उन चीजों में क्या है, एक रूपता देखने को मिलती है, जिससे हम ये कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें एक राजा होता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. बेटा Yes, आवाज नहीं sir. आती, तुम्हारी आवाज नहीं आती। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां तो समझने का चीज है। प्रसाद के बारे में तो समझ में आ गया। प्रसाद भाई, प्रसाद यानी कि भवन, एक बड़ा भवन मिला, उसको महल का नाम दे दिया, खत्म। एक मूर्ति मिली जिसको राजपुरोहित का नाम दे दिया, एंड। अब लॉजिक ये आता है कि तर्क कि क्या राजा था तो एक राजा था, या फिर दो राजा थे या उससे अधिक राजा थे, ये तर्क चला। इस तर्क में ये कह दिया कुछ विद्वानों ने कि राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यवस्थाएं थी, समाज में जो व्यवस्थाएं थी वो सामान्य व्यवस्थाएं थी, इसलिए हम नहीं मानते, कुछ विद्वान नहीं मानते कि वहां पर राजा होता था। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि राजा एक ही नहीं, दो राजा थे। दो क्या, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे। कोई कहता था कि हड़प्पा का अलग राजा था, मोहनजोदड़ो का अलग राजा था। ठीक है, और उसके बाद में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ना तो दो राजा थे ना नहीं राजा, केवल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक ही राजा हुआ करता था। और एक राजा होने के पीछे का लॉजिक उन्होंने क्या दिया, ये बेटा क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो पुरातत्वविदों के अनुसार आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक शासक का शासन था या एक राजा का शासन था, कैसे कह सकते हैं? तो फिर आप क्या कहेंगे कि जितनी भी जो पूरा वस्तुएं मिली हैं उनमें क्या है, समानताएं। पहला तो ये लिखेंगे कि जितनी भी पूरा वस्तुएं मिली उनमें क्या मिली है, समानताएं मिली है। प्लस जो वहां की जो बस्तियां थी वो नियोजित ढंग से बनाई गई थी, नियोजित ढंग से बस्तियां बनाई गई थी। जैसे बस्तियां या कॉलोनी बनाई, अब जैसे आप देख लीजिए कोई भी बिल्डर कोई कॉलोनी काटता है तो वो कॉलोनी का जो नक्शा बनाता है वो समान रूप से बना देता है। भाई इस कॉलोनी का भी एक नाम दे दिया, बजरंग विहार दे दिया, कोई सा भी मंगल विहार दे दिया, मंगल विहार 1 2 3 8 9 10 जो भी है, वो नक्शा बनाएगा, उस हिसाब से उसको क्रियान्वित करवाएगा। फिर दूसरी जगह आगे बनाएगा तो वैसे ही नक्शा बनाएगा। तो ये कहा जाता है कि सुनियोजित जो नगर व्यवस्था थी, जहां भी नगर मिले हैं उनकी विशेषताएं समान रूप से मिलती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें एक ही शासक हुआ करता था। तो दो चीजें हमने देख ली शासक की, एक तो देख लिया जो पूरा वस्तुएं हैं उनमें समानता, और नियोजित रूप से जो बस्तियां थी उनका निर्माण या उनके साक्ष्य कि नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, प्लस ईंटों का आकार एक निश्चित मापदंड, ईंटों का आकार एक निश्चित मापदंड,
यानी कि जो ईंट आपके लोथल गुजरात में मिली है वही ईंट वैसी की वैसी कहां मिली है? कश्मीर में मिली है, शोरगुई अफगानिस्तान में मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि एक ही राजा था और उसने मापदंड तय कर रखा था ईंट का कि इस प्रकार की ईंट को अपने को क्या है? बनाना है। ठीक है। और कच्चे माल को लेकर, जैसे कोई भी कच्चा माल प्राप्त करना है सिल्क उत्पादन के लिए, तो उन्होंने वो क्षेत्र क्यों चुना जहां पर वो चीजें मिल रही है? अलग क्षेत्र भी चुन सकते थे। तो एक राजा ही था जिसने सिल्क उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहां वहां कच्ची बस्तियां बनाई है जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं या ये परिकल्पना कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक राजा का क्या था? शासन था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये हो गया आपका कंप्लीट यहां तक टॉपिक। अब अगला टॉपिक चलता है। यानी कि बेटा अभी जो लास्ट टॉपिक बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक शासक का शासन था। तो आप ये बता देंगे कि पुरातत्वविदों के अनुसार ये कल्पनाएं की गई है जिससे ये हम कह सकते हैं कि उस समय एक राजा का शासन था। पुरावस्तुएं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंट के जो मापदंड थे वो, और कच्चे माल के लिए बस्तियों का निर्माण, ये चार चीजें याद रखेंगे बेटा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसको मेमोराइज रखेंगे। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब आ गया आपके सभ्यता का अंत। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड में भी कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, या ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इतने वर्षों साल पहले की जो सभ्यता थी, सुनियोजित बस्तियां, इतने विशाल महल, स्नानागार, गोदीवाड़ा, अन्नागार, स्टेडियम मिला है। स्टेडियम होने के प्रमाण कहां से मिले बेटा? विशाल स्टेडियम होने के प्रमाण कहां से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? बेटा बताइए, मैंने बताया था जैसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है, वैसे ही मैंने बताया भी था कि जो स्टेडियम मिला था, विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहां मिले हैं? एनीवन, कोई भी बेटा? ये जीके का क्वेश्चन है बेटा, मैंने बताया था, अब आपको याद नहीं है ना? निकिता, बेटा मैंने बताया था ना विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहां मिले हैं? बेटा किसी को नहीं पता बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहां मिले हैं? एनीवन, कोई भी नहीं है? याद रखेंगे बेटा, धोलावीरा। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। याद रखेंगे धोलावीरा। विशाल क्रिकेट स्टेडियम के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं धोलावीरा से। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि क्रिकेट स्टेडियम के जो प्रमाण मिले हैं वो कहां मिले हैं?
आपके धोलावीरा से या स्टेडियम के। एक स्टेडियम मान लीजिए, क्रिकेट को भूल जाइए आप, क्योंकि क्रिकेट का खेलने की आदत है तो वो नाम मेरे मुंह से निकल गया। स्टेडियम के प्रमाण कि एक खेल मैदान जो है स्टेडियम, उसके प्रमाण कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे कहां से, धोलावीरा से। देखो एक क्वेश्चन ये, प्लस जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण बेटा बताया था, तुम लोग जवाब नहीं देते हो। कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण, क्योंकि इस चैप्टर में वही चीजें इंपॉर्टेंट है जो इतिहास में दर्ज है, साक्ष्य जिनके मिले हैं। विशाल स्नानागार कहां मिला है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार की विशेषताएं आपको बता दी बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो तो गड़बड़ है फिर तो ये छोटी छोटी चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं हम, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सभ्यता का अंत। यह बड़ी सोचनीय बिंदु है कि इतने सालों पुरानी एक सभ्यता, नियोजित नगर व्यवस्था, भवन निर्माण इतना उत्कृष्ट श्रेणी का, विशाल भवन मिला है, स्नानागार मिला है, और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक आप आ रहे हैं, यहां तक उस सभ्यता का विस्तार था। तो इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, ऐसी क्या वजह रही होगी या ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये जो सभ्यता थी हड़प्पा कालीन, इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। तो उन चीजों को जानने का अब हम प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ। देखिए, जो प्रोफेसर मार्शल थे, प्रोफेसर जो मार्शल थे, उन्होंने एक अंदाजा लगाया, उन्होंने एक आकलन लगाया कि मेरे अनुसार, यानी कि मार्शल के अनुसार, जब भारत में आर्य आए थे, आर्य यानी भारत में आर्यों के आने से लगभग 1000 वर्ष पहले, हजार वर्ष पहले इस सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में, तो आज से लगभग 800 ईसा पूर्व इस सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ये बताया जाता है, ये एक आकलन लगाया गया है कि आज से लगभग इतने समय पहले इस सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ये केवल आपके जनरल नॉलेज के लिए चीज मैंने आपको बताई है, जो चीज लिखनी है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये कहा जाता है कि हो सकता है कि यहां पर यहाँ के लोगों ने अपनी जगह बदल ली हो और यहां से निकलकर वो किसी अन्य जगह पर चले गए हों, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि लगभग आज से 18 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व की बात करते हैं, आज से लगभग 1800 ईसा पूर्व क्या बताया गया है कि हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र है या जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है, उनको क्या कर दिया गया था, त्याग दिया गया था। अब क्या वजह रही होगी ये आप पढ़ लेंगे बाद में, कि लगभग आज से 1800 ईसा पूर्व जो यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट जगह चोलिस्तान, चोलिस्तान का जो क्षेत्र है, यहां पर हड़प्पा का जो क्षेत्र था, वहां से लोगों ने इस स्थान को क्या कर दिया था, त्याग दिया था, या फिर वो यहां से क्या हो गए थे, चले गए थे। और इसके बाद में क्या हुआ, इसको त्यागने के बाद में नई बस्तियां बनने लग गई, नई
बस्तियों का निर्माण, यानी कि नई बस्तियां बनने लग गई। पुराने जो लोग थे उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे कारण रहे होंगे, क्या ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस स्थान को क्या कर दिया, त्याग दिया, और अब नई बस्तियां बनने लग गई, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कई ऐसी जगह थी जहां पर नई नई बस्तियों का क्या होने लग गया था, निर्माण होने लग गया था। हरियाणा, ठीक है, ये ऐसी जगह थी जहां पर पुरानी जो सभ्यताएं थी वो तो धीरे धीरे लुप्त हो गई हड़प्पा कालीन, और नई नई बस्तियों का क्या होने लग गया था, निर्माण होने लग गया था। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं या ऐसा लगता है कि आज से लगभग 1900 ईसा पूर्व, कुछ लोग तो 1800 बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि आज से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक या उसके बाद में इनका अस्तित्व रहा। तो एक तर्क लग रहा है यहां पर, एक तर्क, इतिहासकार भ्रमित है कि वास्तव में हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत कब हुआ। कोई कह रहा है 1000 वर्ष ईसा पूर्व पहले, जब आर्य आए उनसे 1000 साल पहले। कोई कहता है कि लगभग आज से 800 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे उनका अस्तित्व था। कुछ लोग कहते हैं कि 1800 ईसा पूर्व पहले लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, नई नई बस्तियां बन गई, इसकी वजह से इसका अंत हो गया। तो ये तर्क यहाँ पर चल रहा है। कोई कहता है कि 1900 ईसा पूर्व तक इनका अस्तित्व था, लेकिन धीरे धीरे इनका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के जितने भी स्थल थे इनमें अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, भौतिक जो संस्कृति उसमें बदलाव आने लग गया। भौतिक बदलाव, जो पहले वाली चीजें थी उनमें क्या आने लग गया, बदलाव आ गया। और जब पुरानी चीजें भूलती चली गई तो उस सभ्यता का भी क्या हो गया, धीरे धीरे अंत होना प्रारंभ हो गया। कई चीजों के बदलाव आ गए, जैसे आपके बांट हो गए और कई ऐसी चीजें थी, मनके हो गए, बांट, मनके, पूरा जो वस्तुएं थी उन सब का क्या हो गया, खत्म हो गया सिस्टम ही। वो वस्तुएं खत्म हो गई, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। और जैसे उन चीजों का अस्तित्व खत्म हुआ, बदलाव होने लग गया, और उस बदलाव के साथ साथ ही हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे कम होने लग गया, या धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म होने लग गया। ठीक है, और बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? बेटा कुछ प्रॉब्लम? नो सर। कोई भी दिक्कत हो पूछ लिया करो, बता दिया भाई, हैंड्स अप कर दिया करो। सभ्यता का अंत पढ़ रहे हैं, लेकिन अंत से पहले हम कुछ चीजें जान रहे हैं कि भाई कैसे क्या हुआ होगा, बदलाव हुआ। कोई कहता कब खत्म हुए, कब अस्तित्व खत्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मेन तो भौतिक बदलाव आने लग गए। और जब भौतिक बदलाव आया तो जो पूरा वस्तुएं थी, चाहे वो बांट हो, मनके हो, मोती हो, या कई ऐसी पूरा वस्तुएं जो क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई, और नई चीजों का क्या होने लग गया, विस्तार होने लग गया, या समय के साथ साथ नई चीजें आ गई। लेखन प्रणाली भी लगभग उस समय की खत्म हो गई। दूरी से जो व्यापार करते थे वो भी खत्म हो गया, और शिल्प उपलब्धता, यानी कि जो शिल्प उत्पादन होता था वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी कि जो शिल्प में विशेषता होती थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब पहले क्या था कि व्यापार भी करते थे, वहां बस्तियां बसा ली, वहां से वो चीज ले गए, लेकिन अब जितनी जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी उतनी ही उस वस्तु को काम में लिया जाने लगा। पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में किसी वस्तु का निर्माण करना है तो बहुत ज्यादा चीजें लेके आ गए, लेकिन अब जितना जरूरत थी वस्तुओं के निर्माण के लिए उतनी ही वस्तुओं को काम में लेने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो पुरानी चीजें थी, जैसे आपके बांट हो गए, मोहरे हो गई, मनके हो गए, ये चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, और उनकी जगह नई चीजें आने लग गई, या नई चीजों का क्या होने लग गया, निर्माण होने लग गया। और जो मकान बने हुए थे उनका अस्तित्व भी क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, और नई तकनीक से मकान बनाने लग गए। यानी कि पहले जो मकान बनते थे वो एक सिस्टम से बनते थे, लेकिन जो पुराने मकान थे वो तो क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए, और नई तकनीक के मकान या नई तकनीक के आवासों का निर्माण होने लग गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता या संस्कृति उसका क्या हो गया, अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। यहां तक समझ में आ गया?
यानी कि वहां की जो संस्कृति या जो सभ्यता थी उसमें धीरे धीरे क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और जो जीवन शैली थी वो ग्रामीण सभ्यता की ओर होने लग गई। जीवन शैली ग्रामीण सभ्यता, यानी कि जो वहां की जीवन शैली थी उसमें क्या होने लग गया, परिवर्तन होने लग गया। और जीवन शैली में परिवर्तन के बाद में क्या हो गया, चाहे वो पुरावस्तुएं हो, पुरानी वस्तुएं जितनी भी बाट मोहरे मनके या फिर बस्तियां हो, यानी पुरावस्तुएं और बस्तियां, इनमें क्या हो गया, इन संस्कृतियों में एक जो ग्रामीण जीवन शैली थी उसका समावेश होने लग गया। आप ये कहेंगे कि हड़प्पा कालीन जो पुरावस्तुएं थी या जो वस्तु जितनी भी वस्तुएं थी पुरानी, उन सभी वस्तुओं में एक नई संस्कृति का एक नई संस्कृति इसमें स्थान लेने चली गई, यानी कि जो जीवन शैली थी वो कैसी होने लग गई, अब ग्रामीण सभ्यता की ओर होने लग गई। यानी कि हड़प्पा कालीन जो पुरावस्तुएं और बस्तियां थी, इन संस्कृतियों में क्या हो गया कि ग्रामीण जीवन शैली आ गई पुरावस्तुओं में और बस्तियों में। तो इसमें ग्रामीण जीवन शैली आ गई, जिसको क्या नाम दिया गया, इस संस्कृति को एक नाम दिया गया, उसको कहा गया उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा यानी कि उत्तर हड़प्पा, और एक नाम दिया गया इसको अनुवर्ती संस्कृतियां। अनुवर्ती संस्कृतियां, ये देख लीजिए, याद रखेंगे आप। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे बदलाव हुआ, सिस्टम में परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे क्या हो गया कि जो पुरावस्तुएं थी, हड़प्पा कालीन जो पुरावस्तुएं थी या जो बस्तियां थी, इन बस्तियों में या इन संस्कृतियों में क्या हो गया, ग्रामीण जीवन शैली प्रवेश करने लग गई, या फिर इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली प्रवेश कर गई। और जब ग्रामीण जीवन शैली इन संस्कृतियों में प्रवेश कर गई तो इन संस्कृतियों को क्या नाम दिया गया, उत्तर हड़प्पा या फिर अनुवर्ती संस्कृतियां। यहां तक कंप्लीट, समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? sir. टाइम होने वाला है बेटा, कोई प्रॉब्लम? और जब क्लास नहीं चलती है बेटा, आप लेफ्ट हो जाया करो, रहा मत करो ग्रुप में, लीव हो जाया करो बेटा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय।